Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration, and course code is MPA 406 and lecture number is 23. So before we move on towards today's topic of discussion, let us see what we have discussed in our previous lecture. So in our previous lecture, we have talked about performance management. We have talked about compensation. We have talked about different types of compensation. Like for example, we talked about financial rewards, we talked about non-financial rewards. And of course, we also talked about the relationship of compensation strategy with performance. And then previously we also talked about how to manage poor performance of employees in the public sector of Pakistan. So in our previous lecture, we have talked about starting from performance management. We have talked about like how we can ensure improved performance from our employees. So in order to do that, we discussed that this is really very important कि जब आप अपने poor performance को address कर रहे हैं तो आप उनके साथ different एक process है. Like for example, सबसे पहले हमने बात की कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन करें, आप उनके साथ फॉर्मल डिस्कशन करें, आप प्रॉपर्ली थॉरली इन्वेस्टिगेट करें तमाम इशू को कि परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्यों आई, उसके रीजंस क्या थे, एंड डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम दें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. और लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि एम्प्लॉयज़ के साथ आप एक उस तमाम जो डिस्कशंस करते हैं उसको आप एक डॉक्यूमेंट की शेप में लेके आएँ. तमाम जो 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं एम्प्लॉयज़ की पुअर परफॉर्मेंस को जब आप एड्रेस करें तो उसका आप मिनट्स रिकॉर्ड करें ताकि उसको एज ए एविडेंस भी पेश किया जा सके जब फर्दर आप कोई डिसीजन लेते हैं फॉर दैट पर्पस. देन इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट. हमने इसमें बात की कि एम्प्लॉयज़ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक ए एक्सचेंज रिलेशनशिप की हमने बात की कि कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दे रहे हैं एंड इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट कि उनको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड किया जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन. नाउ कंपनसेशन की जब हमने बात की तो वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. हमने बात की कि जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरीज हैं, आपकी जो आपको तनख्वाह मिलती है, जो आप सो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर दी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. और जो आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की हमने बात की कि लाइक फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन है, रिकग्निशन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, शाबाशी है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. और अकॉर्डिंग टू रिसर्च जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन की तो इन द लॉन्ग रन जब हम बात करते हैं तो इन द लॉन्ग रन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन financial rewards. So this is really very important to understand here the impact of these 2 types of rewards on the performance of employees. सबसे बड़ा जो impact हमें नजर आता है कि we are able to improve the motivation of employees. Like for example, employees अपना एक best efforts put in कर रहे हैं, तो जब वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑफ कोर्स उसके साथ उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल भी इंक्रीज होता है कि हमने इतनी मेहनत की है, हमने अपना फोकस, अपनी तमाम एनर्जीज, अपनी तमाम एफर्ट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमने लगाई हैं, तो उसके रिजल्ट के नतीजे में हमें उसी तरह अकॉर्डिंगली हमें पे भी किया जाए. तो डेफिनेटली अ गुड कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प द एम्प्लॉयज़ कि वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स को पुट इन करें और उनको रिवॉर्ड किया जाता है ताकि वो उसको एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जाए उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज रिवॉर्ड्स. देन हमने ये देखा कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं
रिलेशनशिप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की आपस में रिलेशनशिप्स कैसी हैं, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप कैसी है, सो उसके लिए डेफिनेटली नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक दूसरे की एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए, जहाँ पे एक दूसरे की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड्स दिए जाएँ, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड दिया जाए। सो इस तरह की सेरेमनीज जब हम करते हैं, इस तरह की जब हम अप्रिसिएशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को दे हैव ए हाई इंटरेस्ट, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन स्ट्रेटजी है, उनके स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड्स हैं, कंपैरेटिवली बेटर रिवॉर्ड्स हैं, तो उनके लिए अपने न सिर्फ ये कि अपने एग्जिस्टिंग या ओल्ड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना बहुत आसान होता है, उसके साथ साथ दे कैन अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट पर्सन्स अवेलेबल हैं, जिनकी बेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं, जिनका बेस्ट एक्सपीरियंस है, जिनकी बेस्ट कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें और आप उनको उनकी मदद से अपनी मजीद परफॉर्मेंस को आप अपनी स्ट्रेंथन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सो इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स की हमने बात की कि इंडिविजुअल आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो इन ऑर्डर टू अचीव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉय की नीड्स एंड वांट्स को देखा जाए। ऑन दी अदर साइड जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको देखा जाए। तो अ गुड कंपनसेशन स्ट्रेटजी जो है, एक गुड कंपनसेशन पॉलिसी जो है, वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन हो। एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ आर कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये जो चारों तरह के रिसोर्सेज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद है ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी लेवल। Now in our previous lecture we have also talked about कि किस तरह से हम अपनी इंश्योर कर सकते हैं अपनी बेटर परफॉर्मेंस को। उसके लिए हमने कहा कि पुअर परफॉर्मेंस को आपने एड्रेस करना है, कंपनसेशन पॉलिसी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, और एक हमने बात की कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब उनकी इनपुट आउटपुट रेशो जो है मार्केट में जो उसी डेजिग्नेशन पे उसी लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ जब वो कंपेयर करते हैं और इनपुट आउटपुट रेशो उनके मुताबिक होती है या ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो दे फील सेटिस्फाइड एंड देयर परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीजेस। Okay, now we move forward our discussion on compensation, and now we are going to talk about compensation criteria, and here we'll talk about certain differentials like जो pay is determined by knowledge, skill involved. Now here you see that कि अगर आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी जो नॉलेज के डिफरेंसेस हैं, उनके जो स्किल के डिफरेंसेस हैं, उसकी बेसिस पे उनको पे किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि जिन एम्प्लॉयज़ की नॉलेज ज़्यादा है, जिन एम्प्लॉयज़ की स्किल ज़्यादा है, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, डेफिनेटली उनको बेहतर परफॉर्म किया जाता है, और कंपैरेटिवली जिन एम्प्लॉयज़ की नॉलेज कम है या स्किल्स कम है, इन कंपैरिजन उनको कम पे किया जाता है। देन वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर की, जब हम बात करें कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो वैल्यू एडिशन है कि एम्प्लॉय क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्थ है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है कि उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को इंक्रीज करने में, ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को स्ट्रॉन्ग करने में, ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है मार्केट को, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कंट्रीब्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी एम्प्लॉय की टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, उतनी ज़्यादा आप उसकी पे इंक्रीज करते हैं, और जितनी कम वैल्यू एडिशन एम्प्लॉय की होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतनी आप उसकी सैलरी जो पे है वो आप उसकी कम फाइनलाइज करते हैं।
So we are talking about the compensation criteria कि किस बेसिस पे आप अपनी compensation को अपनी जो financial non financial reward जो आप अपने employee को देने हैं तो आपको what is the criteria जिसको हम discuss कर रहे हैं. And another point here is intention of these differentials, like to motivate people to strive for promotion to a higher paying level. Again this is really very important कि जब हमने previous slide में देखा कि नॉलेज को आपने देखना है, आपने स्किल्स को देखना है और वैल्यू एडिशन को देखना है, तो जब आप इन डिफरेंशियल्स को फोकस करके आप अपनी पे को, उन एम्प्लॉइज की पे को फाइनलाइज कर रहे हैं, इट मींस दैट व्हाट इज द पर्पस. द पर्पस इज कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो स्ट्रगल करें. लाइक फॉर एग्जांपल जिन एम्प्लॉइज की सैलरी कम है बिकॉज ऑफ देयर lack of knowledge और lack of expertise और lack of skill, उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करें और अपनी कॉम्पिटेंसीज को स्ट्रॉन्ग करें, अपने एजुकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करें ताकि उनकी पे को इंक्रीज किया जा सके. सो इन दिस वे वी ट्राई टू इंश्योर दैट वी आर रियली मोटिवेटिंग आवर एम्प्लॉइज फॉर better performance. Another criteria of compensation is value and exchange value. Now, talking about use value, the value of goods or services an employee produces in a job. Again, जब आप किसी employee की pay fixation कर रहे हैं, तो you see that कि वो जो एम्प्लॉई जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करता है अपनी जॉब में, उसकी क्या वैल्यू है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉई की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और जो उसके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ उसका क्या लिंक है. तो जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पे इंक्रीज होती है और जितनी ज़्यादा कम आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उतनी आपकी पे कम होती है. Another criteria of compensation is exchange value, meaning that whatever wage salary the employer and employee agrees on for a job. जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि जो वेज सैलरी है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो जिसके ऊपर वो म्यूचुअल उनका एग्रीमेंट है. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आप चल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर और जो जॉब एप्लीकेंट है वो जिस सैलरी पे वो दोनों पार्टीज एग्री हो जाए. Now it means that कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, दोनों की अपनी एक इंडिपेंडेंस है और दोनों अपनी मर्जी से वो एक एग्री करते हैं. डेफिनेटली जो जॉब एप्लीकेंट है उसको अपनी कॉम्पिटेंसीज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का नॉलेज है. इसी तरह एम्प्लॉयर जो है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयर ने मार्केट ट्रेंड्स को भी देखना है, कंपैटिटिव सैलरी को भी देखना है, बाकी इश्यूज को भी देखना है. तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर सेटिस्फाइड एंड दे एग्री ऑन वन सैलरी जो कि उस एम्प्लॉई को पे की जाती है. Another compensation criteria is job and person based structures. So जब हम बात करते हैं job based structures relies on the work content, like for example task, behaviors and responsibilities. कि जो आपकी job का structure है, like for example कि आपके क्या task हैं जो आपने perform करने हैं, आपका बिहेवियर किस किस्म का रिक्वायर्ड है, एंड देन ऑफ कोर्स आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. तो जितने ज़्यादा आपके कॉम्प्लिकेटेड टास्क होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टास्क होंगे, उन टास्क की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस्म का की बिहेवियर आपसे रिक्वायरमेंट है आपसे, एंड देन ऑफ कोर्स हायर द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द पे स्ट्रक्चर इज फॉर यू. एंड देन talking about job and person based structures, the next point is person based structure shifts the focus to the employee. So skills, knowledge or competencies the employee possess. Again you see that we are focusing on the skills, we are focusing on the knowledge and competency. तो जो एक हम देखते हैं कि जब एम्प्लॉई जिसके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, नॉलेज है
और उसकी कॉम्पिटेंसी ज़्यादा हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉई जो है वो कि उसके पास एक ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है किसी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल कि जब इन कंपैरिजन देखा जाता है कि एक जॉब एप्लीकेंट उसकी परफॉर्मेंस बाकियों से ज़्यादा बेहतर है, लाइक फॉर एग्जांपल आप उसका एक रिटन टेस्ट ले रहे हैं, आप प्रोबेशन पीरियड में आप उसको देख रहे हैं, सो थिंग्स लाइक दैट, तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी को जब आप जज कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली यू पे दैट एम्प्लॉय. Now talking about motivating employees through compensation, we talk about pay equity. An employee's perception that compensation received is equal to the value of the work performed. Again, I will say that and I will emphasize that this is really one of the most important factors, pay equity. कि एम्प्लॉई की जो परसेप्शन है, एम्प्लॉई की जो थिंकिंग है कि जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है और जो उसको पे मिल रही है, बोथ आर इक्वल. नाउ आप काम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल काम क्या आपका लेवल ये है, लेकिन अगर आपकी पे यहाँ पे है, कम लेवल पे है, तो यू आर डिससेटिस्फाइड. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक बैलेंस हो, कि लाइक फॉर एग्जांपल पे इक्विटी हो, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, so we are talking about the pay for performance again, that your pay should be according to your like जो आपका contribution है, आपका जो contribution है और जो आपकी pay है, वो दोनों एक alignment अगर होगी, so that of course motivates you and that enhances your performance. Now we talk about expectancy theory that holds that employees exert greater work effort if they have reason to expect that it will result in a reward that is valued. So there is expectation, like for example जब आप किसी organization में काम कर रहे हैं, तो जैसे कि employers की expectations होती हैं, इसी तरह employees they also have expectations. तो एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि एम्प्लॉई की ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं जितना बेहतर काम करूंगा, जितना मेरा इनपुट ज़्यादा होगा, द मोर आई कंट्रीब्यूट द हायर पे आई विल गेट, द हायर सैलरी आई विल गेट. तो एक्सपेक्टेंसी है. सो ऑफ कोर्स जब ये एक्सपेक्टेंसी जो है, ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जब आपकी मीट हो जाती है, सो दिस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सेज दैट कि एम्प्लॉयज़ की जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं, जब एम्प्लॉयर वो मीट करता है, तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज बेटर परफॉर्मेंस. वैल्यू एडेड compensation, again a very important factor here, that this is called value added compensation, in which it is the compensation of employees in ways that enhance motivation and growth, while at the same time aligning their efforts with the objectives, philosophies and culture of the organization. Now according to Patton, जब हम इस definition को discuss कर रहे हैं कि value added compensation की जब हम बात कर रहे हैं, so हम इसको एक एक करके हम इस definition को थोड़ा सा इसको discuss करेंगे यहाँ पे, कि value added compensation is the compensation of employees in ways that enhance motivation and growth. So जो एक basic हमें purpose नज़र आ रहा है value added compensation का, कि ये motivation और growth of the employees को focus कर रही है. Now, जब अगेन हमने बात की थी कि मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. उसके अंदर अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, so when you send your employees on training and development, so training and development is a non-financial reward. So training and development के नतीजे में employee performance is increasing, उसकी competence increase हो रही है, उसकी skills increase हो रही हैं, और ultimately उस employee की worth increase हो रही है. और जब आप उस एम्प्लॉई की वर्थ इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी स्किल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कि उसकी पे इंक्रीज हो रही है. सो मीनिंग दैट कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन और ग्रोथ के लिए जो आपकी वैल्यू एडेड कंपनसेशन है, दैट प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, while at the same time value added compensation that aligns employees efforts with the objectives,
philosophies and culture of the organization. अच्छा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो इमीडिएटली दैट कम्स इन आवर माइंड इज दैट वी नीड टू हैव अ सपोर्टिव कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जितना ज़्यादा सपोर्टिव कल्चर होगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है बेहतर होती है. लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ जिनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट क्वालिफिकेशन है, उनकी बेस्ट कॉम्पिटेंसी है, सो दे आल्सो नीड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा उतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? ओके, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड where we see that there is survival of the fittest. कि इस वक्त देयर इज कंपटीशन गोइंग ऑन. अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर की, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त जो सबसे जो हम बात करते हैं कि जो टफ एक कंपटीशन है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का एक टाइट कंपटीशन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में शुरू हो चुका है एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट. सो मीनिंग दैट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं या इवन प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अब आप यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन इंश्योर कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ए है वहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को किस तरह हम लेके आ सकते हैं. एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल when we have that supportive culture in that organization. और supportive culture का क्या हम मुराद लेते हैं? Supportive culture means that when the compensation strategy is in alignment with the individual objectives and organizational objectives. जब वहाँ पे आपकी जो motivation है that is on the high level, वहाँ पे जो performance management system है that is as per standards, और वहाँ पे जब आप बात करते हैं एक सपोर्टिव कल्चर की कि जो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली पे किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भिजवाते हैं तो जो लोग ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं तो उनसे लाइक फॉर एग्जांपल उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि नहीं, उनको वेलकम किस तरह किया जा रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं क्या उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो सीख के आए हैं वो बाकी एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करें, थिंग्स लाइक दैट. तो जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को हम रिकग्नाइज करते हैं, एक दूसरे की एफर्ट्स को, एक दूसरे से हम एक बेनिफिट्स लेने की बात करते हैं, हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ रियली अ वंडरफुल सपोर्टिव कल्चर. और व्हेन वी हैव ए सपोर्टिव कल्चर तो ऑफ कोर्स देयर इज पीस ऑफ माइंड. Employees, they are more comfortable here, and when employees are more comfortable here, of course जब आपका दिलो दिमाग जो है वो comfortable होता है तो creativity जो है वो शुरू हो जाती है कि employees they think about new ways of working, employees they think about how we can improve our performance, employees they think about how to overcome their existing issues, existing problem को कैसे solve करें. employees जो हैं they move towards positive conflict. जैसे कि हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी एक लेक्चर में कि पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट इज रिक्वायर्ड इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई विल से दैट वी should say that in our public sector of Pakistan we agree to disagree positively. This is what is required in the public sector of Pakistan कि we need to promote positive conflict. Like for example जब हम बात करते हैं कि 1 + 1 = 11, जब हम बात करते हैं 1 और 1 11 होते हैं, it means that we are promoting positive conflict. हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ व्हेन दे हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम एक बेस्ट कल्चर दें. तो जब हम एक बेस्ट सपोर्टिव कल्चर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो दे आर मोर क्रिएटिव. एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का जो एक रिजल्ट है कि जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, आपके जो न्यू आइडियाज़ होंगे, उनमें से जो आइडियाज़ आपके प्रैक्टिकेबल होंगे, जो आइडियाज़ बेनिफिशियल होंगे, उन आइडियाज़ को ऑफ कोर्स वी कॉल दोज आइडियाज़ इनोवेशन.
एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त जब हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसके लिए ये किस्म के प्री रेक्विजिट्स हैं कि आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन इज़ रिक्वायर्ड, और उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। लाइक फॉर एग्जांपल वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जो है उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं बेहतर तरीके से, and on the other side they try to attract the best talent from the market. तो एक the organization what they do is they move towards a heterogeneous group, जिसमें different culture, different background से लोग जब एक organization में काम करते हैं तो definitely there is a healthy competition, and of course the result is more creativity and innovation. Now we talk about the benefits of compensation management, and it says that according to Harold Kuntz, it retains quality employees. Of course, जब हम एक ideal compensation management की बात करते हैं, so the very important result is, the very important benefit is, it retains quality employees. Now, what do we mean by quality employees? For instance, आपके जो employees जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, जो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आपकी एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड द बेस्ट एम्प्लॉयज़, क्वालिटी एम्प्लॉयज़. नाउ दैट इज़ वाई वी कॉल गुड HR, जो गुड ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, गुड ह्यूमन रिसोर्सेज को वी आल्सो कॉल इंटेलेक्चुअल कैपिटल. तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल को रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जहन में रखना, कि जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं दे मे लीव यू इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, if they are dissatisfied. So this is really very important कि आप उनको you should reward them well, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एक कमिटमेंट रहे, उनकी एक लॉयल्टी रहे, क्योंकि लॉयल्टी कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आपका एम्प्लॉई आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए. सो इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड आपने नहीं लेना, बट इसको डेफिनेटली आपने, इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़ के जाएं और आप उनको रिटेन रखें. सो इसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन स्ट्रेटजी. Or once you have a strong compensation strategy, of course, this is one of the most important benefits of a good compensation management system. Of course, it increases productivity. Harold Kuntz here says that we are able to increase the productivity of the organization when we have a strong compensation strategy. So this is again a very important benefit because as we earlier discussed that किसी भी organization को survive करने के लिए they should like earn some profit, they should make some money. So in order to do that they need to focus on cost effective उन्होंने strategies जो है they need to move towards that, and this is really very important कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ तो यू आर इंक्रीजिंग योर रिवॉर्ड, ऑफ कोर्स आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी सैलरीज को एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज कर रहे हैं, आप उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बाकी दे रहे हैं, आप उनको नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि आप उनको ट्रेनिंग पे भिजवा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग में आपके ऑफ कोर्स इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि आप ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. उसके अलावा आप उनके मेडिकल केयर आप उनकी कर रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन को देख रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स की केयर कर रहे हैं, आप उनके लिए उनके बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं. इसी के साथ साथ पे फॉर परफॉर्मेंस आप लेके आए हैं कि जितनी एम्प्लॉयज़ की बेहतर परफॉर्मेंस होगी इक्वली आप उसको पे कर रहे हैं. सो ये तमाम चीज़ें करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड मनी. सो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो मनी कहाँ से आएगी,
दैट इज कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो आप मार्केट में जिनकी मदद से, जिनको आप सेल करके, जिनको लाइक फॉर एग्जांपल आप एज ए, अगर आप देखते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, पब्लिक सेक्टर में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऑफ कोर्स कंपनसेशन मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Harold Kuhn, further talking about the benefits of compensation management, says that a good compensation management reduces labor cost. Okay, how it can do this thing? Like हमने जैसे बात की कि एक compensation management जो है आपको reward जो कर रही है, like for example किसी भी employee को जो reward किए जा रहे हैं, reward किस basis पे किए जा रहे हैं, like आप अगर किसी एम्प्लॉय को बेहतर पे कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड आप उसको बेहतर दे रहे हैं, तो जैसे हमने बात की कि पे फॉर परफॉर्मेंस या इक्विटी पे की हमने बात की, तो जब आप पे फॉर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इक्विटी पे की बात कर रहे हैं, इट मींस कि एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि दे शुड इंप्रूव देयर स्किल्स, दे शुड इंप्रूव देयर नॉलेज, दे शुड इंप्रूव देयर कॉम्पिटेंसी। तो आप उनकी कॉम्पिटेंसी को, नॉलेज को, उनकी स्किल्स को आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो इट मींस कि जब आपकी एम्प्लॉयज की एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज और स्किल्स जब इंप्रूव होंगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है एट वर्क प्लेस वो इंप्रूव होगी, और जब आप उन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस इंप्रूव होगी, तो डेफिनेटली जो उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो एरर्स हैं या उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी वेस्टेज आ जाती है, वो उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। और जब आप वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्ज। और जब आपकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो ऑफ कोर्स आपके जो प्रॉफिट का जो एक मेजर कट जो आपका लग रहा है वो कम हो जाता है, और डेफिनेटली यू मूव टुवर्ड्स बेटर पोजीशन। Another important benefit of compensation management is it increases employee focus on organizational objectives. Again, this is really very important कि every employee जो है is very important to an organization. तो employee का जो focus है on the organizational objectives, how to ensure that? Of course, उसके focus को increase करने के लिए आपने उसको parameters बताने, क्योंकि fine आप जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की, ऑफ कोर्स जो आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो आपकी कंपनसेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, दोनों क्लोजली लिंक हैं, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा एम्प्लॉय की स्ट्रांग होगी उतना ही आप उसको वेल पे करेंगे। सो बोथ हैव ए वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब आप एम्प्लॉयज को उसके पैरामीटर्स बता रहे हैं कि आप एम्प्लॉय को किन पैरामीटर्स पे किन जो क्राइटेरिया है, जो उसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, तो जो पैरामीटर्स और जो मेजरमेंट्स हैं जब उसको बताई जाएंगी कि आपकी परफॉर्मेंस को हमने कौन से पैरामीटर्स पे आपने मेजर किया है, तो उसके मुताबिक डेफिनेटली एम्प्लॉय अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश करता है। और डेफिनेटली जब एम्प्लॉय अपने आप को पॉजिटिव साइड पे लेके आ रहा है, या अगर वो पॉजिटिव साइड पे है तो उसको मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो एम्प्लॉय का फोकस है, दैट स्ट्रेंथन्स, एंड दैट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ अ गुड compensation management, and that is according to all the major philosophers, that is one of the major contributions of a good compensation management system, that increases the employee focus on organizational objectives. Now talking about cultural diversity, this in the public sector of Pakistan, जब हम बात करते हैं कि क्या, जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट कंपैटिटिव एडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट
कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड फोकस मोर ऑन डिक्रीजिंग द कॉस्ट because these days raw material is very expensive, inflation rate increase होता जा रहा है, तो raw material की price बहुत बढ़ रही है. And then of course आपकी जो अगर आप बात करते हैं for example यहाँ अगर हम PIA की बात करते हैं तो PIA में जितनी ज़्यादा आप अपनी कॉस्ट को कम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है. लाइक हमने अर्लियर जैसे हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का अवेयरनेस लेवल, एम्प्लॉय का स्किल्स लेवल, एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी लेवल आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय ए है और उसकी पुअर परफॉर्मेंस है एंड विद द हेल्प ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन यू आर एबल टू उसकी पुअर परफॉर्मेंस को आप अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप पॉजिटिव साइड पे लेके आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आप स्ट्रेंथन करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो आपकी वेस्टेज है वो कम हो रही है एंड ऑफ कोर्स दैट रिजल्ट इन लोअर कास्ट. तो इसी चीज़ को जब आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो जो है वो लोअर साइड पे आ रही है. एंड देन वी टॉक अबाउट बेटर हायरिंग. नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटर हायरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल के जितनी ज़्यादा आप बेटर हायरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो आगे नेक्स्ट जो प्रिडिक्टेड आपकी कॉस्ट होती हैं वो कम हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल आप जितने ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, उतनी ज़्यादा आपकी वेस्टेज जो है उसके जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डे वन से बेहतर होती है. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेयर आई विल सजेस्ट दैट द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान दे नीड टू फोकस मोर ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिक्रूटमेंट है, जो सिलेक्शन है, उसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ज़रूर देखा जाए. बल्कि यहाँ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट पर्सनस हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो पब्लिक सेक्टर में आए. उससे डेफिनेटली बेटर हायरिंग से वी कैन इम्प्रूव आवर प्रॉफिट्स एंड वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स. और इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि डेफिनेटली जब आप बेटर पर्सनस को हायर करेंगे तो डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग अ positive environment in the organization, and we have already discussed that a positive environment is a wonderful thing that retains and motivates your employees. More effective marketing, this could become another competitive advantage if you have a strong marketing campaign. So when you talk about marketing, of course you talk about 4 P's of marketing, that is product, price, place and promotion. So this is really very important that you need to focus on your marketing campaigns. जब हम बात करते हैं public sector की, like for example public sector जो different products की में जो market में जो provide कर रहा है या services provide कर रहा है, उनकी marketing is really very important. अगर आप मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, अगर आप जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी प्राइस को आप देखेंगे कि वो रियलिस्टिक प्राइसेस आप चार्ज करेंगे एंड देन अपने कंपैटिटर्स को देखते हुए अपनी प्रमोशनल पॉलिसीज़ को आप बनाएंगे और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ को आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे सो यू कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग कंपैटिटिव एडवांटेज. Another one very important competitive advantage is of greater employee creativity. Of course, this is really very important that we need to focus more on our employees because employees are the most important asset of an organization. So for greater employee creativity, this is really very important that we need to focus on their mind satisfaction. Like for example, हमारे employees जितने ज़्यादा mentally and जो जितने ज़्यादा वो satisfied हैं, जितने ज़्यादा वो comfortable feel कर रहे हैं ऑफिस में, उतने ही ज़्यादा they are more creative. तो employees creativity के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर pressure ना हो, उनको
कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय मोटिवेशन शुड बी देयर. सो हियर कम्स द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियल लीडर्स, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो लीडर हिमसेल्फ जो है वो इनिशिएटिव लेके वो बताता है कि दिस इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स. सो इन दिस वे वी कैन promote employee creativity. And then we talk of more effective problem solving. Again, this is again a very important competitive advantage of any organization. Problem solving techniques. Like for example, problem की जब हम बात करते हैं तो where is the real problem? I always say one thing, that problem is not a problem. The way we see the problem is the real problem, meaning that we need to improve our perception. So this is really very important, that we need to be optimistic instead of being pessimistic. हमें brighter side को देखना है. And philosophers, they agree on one thing, that problem is not a problem, problem is actually an opportunity. Like for example, आपको जितनी देर से पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रही है, सेल डिक्लाइन हो रही है, तो आपको जितनी देर से पता चलता है इस प्रॉब्लम का, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है इस प्रॉब्लम को मैनेज करना. और जितना जल्दी आपको पता चल जाता है इस प्रॉब्लम का, उतना ही बेहतर, उतना जल्दी आप उसको एड्रेस करके उसको मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आप, शुक्र है कि आप जल्दी आ गए हैं, अगर आप देर से आते तो जो आपको मर्ज है, जो आपको डिजीज़ है, इसका क्योर करना बहुत मुश्किल था, या बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस इसको चाहिए था. लेकिन चूंकि आप इन टाइम आ गए, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को, आपके डिजीज़ को, इलनेस को हम जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं, आप जल्दी हेल्दी हो जाएंगे. ऑन दी अदर साइड, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपने तो देर कर दी, काश आप पहले आ जाते, तो हम इस प्रॉब्लम को, इस इलनेस को हम जल्दी मैनेज कर सकते थे, अभी ये ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, अब इसके क्योर होने के चांसेस कम हो गए हैं, वगैरह वगैरह. तो जब इस किस्म की डिस्कशन होती है तो आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आप ये सोचते हैं कि काश मैं पहले अगर आ गया होता तो मैं इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता था, ओवरकम कर सकता था और जल्दी रिकवर हो सकता था. सेम इसी थिंकिंग को जब हम लेके आते हैं अपने पब्लिक सेक्टर में, कि जितनी जल्दी हमें पता चलता है कि वी आर हैविंग ए प्रॉब्लम, उतनी ही जल्दी हम उसको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं. और जितनी इनिशियल स्टेज पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ही हमारे लिए वो आसान होता है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस कॉस्टली होता है उसको एड्रेस करना. एंड देन ऑफ कोर्स जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं, तो ऑफ कोर्स वी मूव टुवर्ड्स अ कंपैटिटिव एडवांटेज. और जितना ज़्यादा हम कहते हैं अर्ली द बेटर, जितनी ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी, उतनी जल्दी आप उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल. लाइक फॉर एग्जांपल वी मूव टुवर्ड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, we move towards Delphi technique. Like for example, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट्स को भी हायर कर सकते हैं, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है, इनको आप एक ग्रुप की सूरत में आप बिठाते हैं और उस ग्रुप के साथ आप एक डिस्कशन करते हैं कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम, Now let us discuss what are the root causes of this problem. उसके लिए you go for primary and secondary data, जिसमें हमने बात की थी कि like for example जो data already published है, like for example newspaper में available है, book की सूरत में available है, internet पे available है, that is called secondary data. और जो प्राइमरी डाटा है वो आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ के ज़रिए, क्वेश्चनर्स के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो डाटा आपको मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. तो आप डाटा गैदरिंग करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा आपने कलेक्ट किया, आप डेल्फी टेक्निक यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट्स के पैनल को बिठाते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के आप उसको डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एंड यू कम अप विद द वंडरफुल सॉल्यूशंस. सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एक न्यू आइडियाज़ की तरफ आप आते हैं, न्यू सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं,
तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा आप अर्ली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आप जितना जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, दैट बिकम्स योर वंडरफुल कंपैटिटिव एडवांटेज. एंड द अनदर कंपैटिटिव एडवांटेज इज क्विकर एडाप्टेशन टू चेंज. A very important factor here when we talk about the cultural diversity. जब हम चेंज की बात करते हैं तो there are 3 areas according to research in the world that needs immediate attention. The first one is attitude and behavior of employees. This is the most important area that needs attention. जब हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर जब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान, तो किस चीज के अंदर वी नीड टू फोकस मोर. द फर्स्ट चेंज वी नीड टू फोकस इज दैट इज वी नीड टू मेक एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ आवर एम्प्लॉयज इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान मोर पॉजिटिव. So this is really very important. The another area is technology. We need to adopt a new technology, latest technology, number one. And at the same time, with the help of creativity and innovation, we can, inshallah, create our own, equipments. We move towards innovation. हम अपने benchmark set कर सकते हैं. And finally, we talk about structure. कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई होते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक डेफिनेटली हम उसमें सजेशंस दे सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल. जब पूरे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर को जब हम देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए, मार्केट जो कंपटीशन है उसको सामने रखते हुए, इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को सामने रखते हुए, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, सो वी कैन ब्रिंग इन positive changes in the structure of the organization. So these are the 3 areas: attitude and behavior of the people who are working in the organization, technology adaptation or creation, and then of course structure of the organization. So in 3 areas में जब हम एक quick adaptation करते हैं, जब हम इस तरफ इन 3 areas को हम move करते हैं, 3 areas को ensure करते हैं और move करते हैं इसकी तरफ, तो definitely that becomes a wonderful competitive advantage when we talk about the cultural diversity. Now let us discuss the key human resource management issues, and the first one is that of outcome and output. Now what is the difference between outcome and output? Okay, do you know the answer? Okay, output जैसे कि आप एक simple equation हम लेते हैं, input, process, आउटपुट. तो आपकी एक इक्वेशन है कि इनपुट है आपका प्रोसेस है और आपका आउटपुट है. नाउ आउटपुट इज योर रिजल्ट. आपका जो डिजायर्ड टारगेट है दैट इज योर आउटपुट. अब हम बात करें आउटकम की कि इन ऑर्डर टू अचीव योर आउटपुट, तो आप जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, जो आप एक अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं, सो इन ऑर्डर टू अचीव योर आउटपुट, इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स, इन ऑर्डर टू अचीव योर टारगेट्स, जो आपकी बेस्ट एफर्ट्स आप पुट इन करते हैं, तो इसी दौरान में यू इंप्रूव योर कॉम्पिटेंसी, यू इंप्रूव योर स्किल्स. तो वो जो इंप्रूवमेंट इन स्किल है, इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटेंसी है, इंप्रूवमेंट इन नॉलेज है, इंप्रूवमेंट इन अवेयरनेस है, दैट इज योर आउटकम. So this is really very important for any organization that they need to focus on the both aspects, outcome and output both. So this is again a very big challenge. Okay, like for example, if you are able to achieve your targets, but if you do not focus on your outcome, that is not recommended. So we need to focus on outcome and output both when we talk about the public sector of Pakistan. Another key issue of human resource management is efficiency and effectiveness. Of course, in public sector of Pakistan जब हम बात करते हैं कि with minimum input के साथ हम जब maximum output की बात करते हैं, that is called efficiency. और effectiveness की बात जब हम करते हैं कि whether we are able to achieve our targets, whether we are able to achieve our objectives, that is called effectiveness. So we need to hire only those employees who are both efficient and effective, and we need to promote those employees to higher grades who are both efficient and effective. So this is really very important and a big challenge to human resource management जब हम बात करते हैं. And then
Another challenge is hiring the wrong person. So if you hire a wrong person, what does it mean? It means that it will like cost you more training cost, number one, and definitely maybe if you hire a wrong person, so that wrong person may start some negative activities in the organization. Like for example, कुछ लोग जैसे grouping कर लेते हैं, कुछ negative groups बना लेते हैं जो कि organization के objectives के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट की बजाय उसकी वो डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की बजाय वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं. सो हायरिंग ए रॉन्ग पर्सन कैन ऑफ कोर्स लीड योर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स something really very bad. So this is really very important that we need to be highly careful in the public sector of Pakistan when we are hiring a person. क्योंकि जब आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं, सो इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि दैट पर्सन स्टेज विद योर ऑर्गेनाइजेशन टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट एंड दैट इज 60. तो 60 ईयर्स तक वो पर्सन आपके साथ रहेगा. सो इफ यू हायर ए पर्सन और फॉर एग्जांपल आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, सो आप उसको डिसमिस करते हैं, आप उसको सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं. And then you again go for hiring, and if you again hire some wrong persons and you again suspend them or terminate them, so आपकी market repute बहुत बुरी तरह damage होती है. So this is really very important कि initial stage के ऊपर ही we need to ensure that कि हमारा जो recruitment selection procedure है उसमें जो हमारे filters हैं उसमें से कोई भी wrong person किसी भी सूरत में हायर ना हो सके और मेरिट को किसी सूरत में वायलेट ना किया जाए. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ बिग इशू व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फंक्शंस. useless interviews, of course talking about recruitment and selection in the public sector of Pakistan. तो अगर तो आप like for example आप to the point questions पूछ रहे हैं, specific questions पूछ रहे हैं, so that is really very good. लेकिन like for example if you're not asking specific questions और आप सिर्फ गपशप लगा रहे हैं, आप like for example एक एम्प्लॉई के साथ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, so that is of course not recommended. तो of course जहां हम बात करते हैं कि जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो तैयारी करके अपना CV बनाएं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें. ऑन दी अदर साइड तो जो इंटरव्यूअर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी भी एक ट्रेनिंग दी जाए कि हाउ टू टेक इंटरव्यूज़. कोर्ट एक्शंस ऑफ कोर्स अगेन अ वेरी बिग इशू कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं दैट इज इफ दैट इज वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं दे मे टेक यू इन कोर्ट. So this is really very important and this is a big issue being faced these days as employees when they are dissatisfied और जब for example harassment के issues होते हैं, for example कोई liking disliking के issues हैं, leg pulling के issues हैं, so इस तरह के issues में sometime court actions तक नौबत चली आती है. So this is again not good for the organizational repute कि आपकी एक market repute damage होती है अगर आपके employees आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं. So this is really very important कि आजकल मीडिया जो है हर बात मीडिया पे आ रही है, हर बात मीडिया पे डिस्कस की जा रही है. तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ कोर्ट में जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज टू द पब्लिक सेक्टर. जब हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इसको किया जाए, कि इसको मैनेज किया जाए, कि एम्प्लॉयज़ को जैसे हमने पहले बात की कि उनको उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन में, उनकी कंपनसेशन में, उनकी ट्रेनिंग में इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर किया जाए, उनकी लॉयल्टी को इंश्योर किया जाए. तो जब आप उनकी सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी को इंश्योर करते हैं तो ऑफकोर्स ये कोर्ट एक्शंस की तरफ लोग मूव नहीं करते, बल्कि दे सिट एंड निगोशिएट एंड देन दे मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल कंक्लूजन्स. Salaries appear unfair and sometime it happens that employees when they feel that कि जी उनके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, वो जो इनपुट अपना दे रहे हैं, जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बहुत हाई है लेकिन जो उनकी पे है वो कम है. सो अगर इनएक्विटी होगी तो समटाइम दे में गो इन कोर्ट
और दे में चैलेंज योर इसको अगर वो चैलेंज करते हैं, सो अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. पुअर ट्रेनिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग की, कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए आपने क्या क्या करना है, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स जब आप बात करते हैं फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग. लाइक फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रेनर, कि किसी भी इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो पर्सन ट्रेनर है आपने देखना है कि उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी क्या है. नाउ ट्रेनर की कॉम्पिटेंसी आप किस में देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रिप है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो रेलेवेंट डिसिप्लिन में से होना चाहिए. इररेलेवेंट पर्सन को अगर आप ट्रेनर के तौर पे लेके आते हैं तो डेफिनेटली एक डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है. Second major principle of delivering highly effective training program is content. कि जो ट्रेनिंग कंटेंट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो ट्रेनिंग में आप जो मटेरियल अपने ट्रेनिंग्स को दे रहे हैं, जो कंटेंट आप उनको दे रहे हैं, जो आप पावर पॉइंट स्लाइड्स दे रहे हैं, आप उनको रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं, आप उनको बुक्स दे रहे हैं, सो ऑल शुड बी एज पर उनकी नीड्स के मुताबिक होना चाहिए. अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज कि आपने वेदर यू हैव डन दैट स्किल गैप एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, आपने किया हुआ है कि नहीं. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसका एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया जाए, या आजकल हम उसको कहते हैं कि स्किल गैप एनालिसिस किया हुआ है कि नहीं. कि जो एम्प्लॉयज़ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है. नो एक्चुअल ये है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो है जो एम्प्लॉय डिसाइड कर रहा है, जो आपका मैनेजर आपका सुपरवाइजर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो उन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है. उस डिफरेंस की देयर आर सर्टन रूट कॉजेज. उन रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स डाटा कलेक्शन के. क्या आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉई की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर क्यों नहीं है. सो उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यू गो फॉर डाटा कलेक्शन, you go for finding out the root causes, and once you identify the root causes, of course you can of course design a training program जो कि customized training program होगा, जो नीड बेस्ड एरियाज के ऊपर आप बनाएंगे. और ऑफ कोर्स जब आप नीड बेस्ड एरियाज के ऊपर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, सो वहाँ पे जो ट्रेनीज की मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है. दे आर हाईली मोटिवेटेड, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे लर्न मोर, क्योंकि उनकी रियल प्रॉब्लम्स को जब एड्रेस किया जाता है ट्रेनिंग्स पे. Then of course there is responsibility on the shoulders of trainees as well. We are talking about the principles of delivering effective training programs. तो ट्रेनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दे शुड फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में पे किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उनको डेवलप करना चाह रही है, और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है और इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस में भी इंटरेस्टेड है. तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि जो ट्रेनीज हैं दे शुड आल्सो एक्सेप्ट एंड फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उनकी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दे नीड टू really involve themselves in trainings जिसमें वो participate करें, और they should try to learn. And then of course ट्रेनिंग के एक फीडबैक की हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर जो फीडबैक है, कि ट्रेनिंग के एंड पे जो फीडबैक लिया जाता है उसको इंश्योर किया जाए कि वो जो फीडबैक है उसको एक तो आप देखें कि उसका फॉलोअप देखें कि जो आपने अपने ट्रेनीज को जो आपने ट्रेनिंग दी है आया वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उसका एक फीडबैक लें. इम्प्लीमेंटेशन साइड को देखें कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर तो रिजल्ट्स वही हैं जो आपने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक. और अगर वो रिजल्ट्स नहीं हैं, लाइक वो रिजल्ट्स अगर नेगेटिव साइड पे हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, इट मींस कि ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, नीड आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, ट्रेनिंग मटेरियल में प्रॉब्लम थी, ट्रेनर में प्रॉब्लम थी, या मे बी आप
उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि किन एरियाज को आपने फोकस करना था। सो इस तरह से आप उसको इंश्योर करते हैं फीडबैक की मदद से कि जब आप ट्रेनिंग को जब आप नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से लेके आते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स लैक ऑफ मोटिवेशन, अगेन जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की तो अक्सर ये एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं या सुनने में आती है, आपके एक्सपीरियंस में भी होगी कि मोस्टली एम्प्लॉयज़ दे से दैट कि वी हैव ए लैक ऑफ मोटिवेशन। नाउ we need to find out what are the root causes why employees in the public sector of Pakistan, why they have a lack of motivation. Now lack of motivation को address करने के लिए we need to find the root causes. जैसे हमने अभी previously discuss किया एक point के we can improve our compensation policy. तो कंपनसेशन पॉलिसी को जब आप इंप्रूव करेंगे, आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करेगी, पे फॉर परफॉर्मेंस को आप लेके आएंगे तो वी कैन इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ आवर एम्प्लॉइज। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन ब्रिंग इन रियली पॉजिटिव चेंजेस इन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ आवर एम्प्लॉइज। हम उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं व्हेन वी लिंक आवर परफॉर्मेंस पॉलिसी विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। So better the performance is, better the pay is, lower the performance is, lower the pay is. So this is really, this is a kind of exchange relationship. So in this way we can, of course, ensure better performance from our employees. Now talking about HRM issues, another is the communication barrier. Like the increasing diversity of today's workforce brings a wide variety of languages and customs. So this is really very important कि इस वक्त जो organizations में अगर हम public sector में पाकिस्तान में देखते हैं कि एक diversity आ चुकी है, like for example माशाल्लाह फीमेल की जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त वो काम कर रही हैं, वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, वन थिंग। एंड सेकेंडली जो लोग काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनकी डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है। जब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से, डिफरेंट इलाकों से जब लोग आके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, सो दैट्स अ बिग चैलेंज टू द मैनेजर, दैट्स अ बिग चैलेंज टू द एडमिनिस्ट्रेटर कि वो उसको मैनेज करे, क्योंकि एक हाईली डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स को मैनेज करना इज मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कि एक होमोजीनियस ग्रुप को मैनेज करना। सो दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Now the question arises here that how to ensure improved performance. हम अपने employees की performance को कैसे बेहतर कर सकते हैं in the public sector of Pakistan. So these are the three major recommendations here. The first one is we need to set improvement goals. Again very important factor है that हमें अपने improvement goals देने हैं. Like for example gradual basis पे आप बताएंगे कि like for example this is step number 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4. So आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक गोल्स बताते हैं, उन गोल्स के बारे में उनको आप अवेयरनेस दे रहे हैं और आप उनको स्पेसिफिक गोल्स बता रहे हैं। सो यहाँ पे रिसर्चर्स एंड फिलोसोफर्स दे एग्री ऑन वन थिंग दैट द मोर स्पेसिफिक गोल्स आर, द मोर डिफिकल्ट गोल्स आर, द बेटर परफॉर्मेंसेस। सो एम्प्लॉयज़ को आप चैलेंजिंग गोल्स दें, एम्प्लॉयज़ को आप स्पेसिफिक गोल्स दें, एंड ऑफ कोर्स वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। Establish comfort. Give your employees the best comfort they deserve. Because आप जैसे हमने स्टेप नंबर 1 में देखा कि आप उनको स्मार्ट गोल्स दे रहे हैं, आप उनको स्पेसिफिक गोल्स दे रहे हैं, आप उनको टफ गोल्स दे रहे हैं in order to enhance their performance. So at the same time अगर आप उनको माइंड कंफर्ट नहीं देंगे, अगर आप उनको पीस नहीं देंगे, अगर आप उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं करेंगे एज पर देयर परफॉर्मेंस, as per their contribution, as per their value addition in the organization, तो डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है तो एक हाथ से तो ताली आप नहीं बजा सकते। तो मीनिंग दैट कि जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की तो फिलिप कॉटलर सेज दैट कस्टमर हैज़ 2 टाइप्स, internal customers and external customers. So external customers are the buyers or the purchasers.
and your internal customers are your employees. So in order to ensure the best performance of your employees, first of all, you need to take care of your internal customers who are the employees, and in return, those internal customers, your employees, do their best to satisfy the external customer. So in this way, your performance level increases, your market reputation increases, things like that. And then allow employee influences. Very important recommendation here, that we need to involve our employees in decision making. So here I'm talking about involvement of low management and middle management in decision making. Like for example, at present what we see that there is centralization of decision making authority. Only few people are making all decisions. So here when we involve the low management and middle management in decision making, of course we are able to achieve our goals. We are able to attain our goals. So this is really very important. So when you look at this slide again, you will see that by like implementing all these 3 points, we can ensure that we can improve the performance of our employees. Now, talking about conclusion of our today's discussion, I will say that a well-designed human resource management system enables the attainment of organizational and individual goals, which is the major goal of public administration. So this is really very important. Okay, when we want to ensure that we achieve the individual goals, when we are able to achieve the organizational goal, so in order to achieve these goals, we need to ensure that we have a well-designed human resource management system. And this is really very important when we talk about the public sector of Pakistan. Thank you very much all of you. So I hope that कि आज के लेक्चर से आपने लर्न किया होगा. आज हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की, मुख्तलिफ चैलेंजेस पे बात की. We have talked about major goals of public administration. Inshallah, see you all in the next lecture. Thank you very much and Khuda Hafiz.